लहर आएगी? नहीं आएगी। पक्का नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। सचमुच नहीं आएगी? अरे भाई नहीं आएगी लहर। केसेस बढ़ रहे हैं ना? हाँ। अचानक बढ़ रहे हैं? हाँ बढ़ रहे हैं। और बढ़ेंगे? हाँ। क्यों बढ़ रहे हैं? बाद में देखते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ फ़ायदा नहीं है, करना है तो करो। वैक्सीन क्या वो चलते हैं कोविड के खिलाफ? आपको कोविड होए ही ना, इसके खिलाफ 10% भी नहीं चलते, लेकिन सीरियस डिसीज से अभी भी आपको बचाते हैं। क्या बूस्टर लेना है? हाँ लेना है। क्या आप बच्चों को वैक्सीन देनी है? हाँ देनी है। क्या आप वैक्सीन के दलाल हो? नहीं। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। दर्द मिन्नते कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जहाँ लटके अच्छे वही लटके रहेंगे। तो लहर क्यों नहीं आएगी? रवि भैया आप हमेशा वही कहते हो, लहर नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। लेकिन भाई सही भी तो होता हो ना। अगस्त से सब लोग एक्सपर्ट जो कभी गलती से भी सही नहीं होते, वो कह रहे थे कि लहर आएगी आएगी आएगी। कहाँ है? कहाँ है लहर? बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन से लहर आती है, सिर्फ केसेस बढ़ के कुछ नहीं होता। तो अभी केसेस क्यों बढ़े? क्या ऐसा है कि ये लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है? पूरा भारत खास रहा था दिसंबर जनवरी में। जो ओरिजिनल आंकड़ा है वो छोड़ो, मेरे ख्याल से 100 करोड़ भारतीय लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था। तो क्या जो 35 करोड़ बचे हैं उन लोगों को अभी ओमिक्रॉन पकड़ रहा है क्योंकि हमने निर्बंध उठाए हैं? निर्बंधों का और ओमिक्रॉन का आने जाने का कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अगर निर्बंध ना होते हुए भी कोई मास्क ना पहने बगैर भी अगर वो जा सकता है तो वो आया, इसका मतलब निर्बंध नहीं है ऐसा नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और ओमिक्रॉन शरारती बच्चा है, वैसा चुपचाप बैठने वाला नहीं है। वो 35 करोड़ लोगों अगर उसे पकड़ना था वो कब का पकड़ चुका होता। तो ये कुछ नया है। ये ऐसा लगता है कि शायद ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। कौन से सब वेरिएंट है? और जाहिर नहीं है कि विश्व के सारे सब वेरिएंट सब जगह पे फैले। अफ्रीका का जो बीटा वेरिएंट था, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, वो बड़ा बदमाश था, डेल्टा से भी खतरनाक था और संसर्गजन्य भी था। वो अगर आता था डेल्टा की जगह पे सेकंड लहर में तो पूरी तबाही मच जाती थी, लेकिन वो नहीं आया। तो साउथ अफ्रीका में अभी ओमिक्रॉन 4 और 5 है। अमेरिका में BA.2 और BA.2.12.1 है। अभी वो 212.1 87% है और BA4 और 5 13% अभी अमेरिका में हो चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा 4 और 5 बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स है वो अभी जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है उन लोगों को वापस पकड़ रहे हैं, इसलिए सडनली केसेस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था, वो 100 करोड़ लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था जिन्होंने टीके लिए हैं, उन सबको ये वापस हो सकता है। वापस 100 करोड़ के, देखो अभी ऐसा सोचना ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जिन लोगों ने टीके लिए हैं और जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनका अस्पताल जाने का चांस बहुत ही कम है। तो कितने भी केसेस आने दो, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए डरने की बात नहीं है अभी। तो फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है? तो मास्क के जो बड़े बड़े स्टडीज़ है वो स्टडीज़ किए थे 2020 में ओरिजिनल कोविड के खिलाफ। उसका अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ कोई मायना नहीं है। ओमिक्रॉन हमको पहले हुआ था, इसलिए जो ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है वो हमें नहीं रोक सकते। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ओमिक्रॉन को नहीं रोक सकता, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इकोनॉमी को रोक सकता है और तबाही मचा सकता है। और जो मास्क के स्टडीज़ है, वो जो मास्क डालते हैं उन लोगों को स्टडी करो ना। मास्क का स्टडी करके क्या फ़ायदा है? अगर सर्जिकल मास्क और N95 का टेस्ट किया तो N95 हमेशा अच्छा निकलेगा, लेकिन किसी आदमी ने अगर यहाँ पहना है तो सर्जिकल और N95 में कुछ फ़र्क है? नहीं। N95 मास्क अच्छी तरह से पहना तो शायद आपको ओमिक्रॉन के खिलाफ थोड़ा बचा सकता है, लेकिन N95 ज़्यादा देर के लिए पहनना मतलब नामुमकिन ही है। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो मास्क पहनना। ओरिजिनल कोविड के कंपैरिजन में ये जो अभी ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स है ये 200 या 300 गुना तेज़ी से फैलते हैं। अभी हम इनको रोक नहीं सकते, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा,
इसके वजह से हम लोग बच जाएंगे। तो हम वैक्सीन की तरफदारी क्यों करते हैं? क्या आप लोग वैक्सीन के दलाल हो? देखो, कोई आदमी अब अपनी माता के साथ, मातृभूमि के साथ काम कर रहा है, और अगर वो दलाली के लिए करता है तो ये बहुत घोर पाप है। इस पाप से ज़्यादा और एक ही पाप है कि किसी जो आदमी जो बेगुनाह है उसे ये इल्ज़ाम देना। मतलब ये कौरव आ रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि आप कुंती माता के लिए कुछ कमीशन लेके काम कर रहे हो। वैक्सीन अभी भी आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं। तो दूसरा जो बूस्टर है, मतलब चौथा डोज अमेरिका में दे रहे हैं, मैंने वो नहीं लिया है और मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं कह रहा था कि वैक्सीन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। अभी कल ही न्यूज़ आई थी कि मॉडर्ना जो कंपनी है, उनका mRNA वैक्सीन है, उनका बूस्टर है, उन्होंने उसका फॉर्मूला बदला है। उन्होंने साउथ अफ्रीका बीटा के खिलाफ जो बनाया था वो ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो नहीं, अभी उन्होंने ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाया है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वो बहुत अच्छा चलता है, उनका बूस्टर जो अमेरिका अक्टूबर में दे सकता है, लेकिन BA.4, BA.5 और BA.2.121 के खिलाफ ऑलरेडी वो कम चलता है। ये इतना तेज़ी से बदल रहा है वायरस कि जब तक हम वो वैक्सीन मार्केट में लाएंगे तब तक तो बदला चुका होगा। तो इसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो वैक्सीन लेना ही नहीं है, फ्यूचर में शायद ऐसा करेंगे, लेकिन वैक्सीन सीरियस डिसीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा तरह से बचाती है टी सेल को एक्टिवेट करके। तो इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, और वो है ह्यूमन स्टडीज़ किए बगैर लैब में फॉर्मूला एडजस्ट करके ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट बदलने के पहले ही उसका वो वैक्सीन मार्केट में लाने का। ह्यूमन ट्रायल के बिना वैक्सीन? क्या आप फार्मा के एजेंट हो? अरे भाई, ऐसा होता है। फ्लू का वैक्सीन हम लोग सदियों से ले रहे हैं, हर साल ले रहे हैं। उसका हर साल का जो फॉर्मूला बदलते हैं उसका कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं होता, सिर्फ रैम्प में बदलते हैं। ऐसा ही ट्रायल करके हर 2 साल में शायद बूस्टर लेना पड़ेगा। शायद कुछ समय ऐसा आएगा कि बाद में हम कहेंगे कि इतना मामूली हो चुका है कि वैक्सीन का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। ये मॉडर्ना फॉरेन वैक्सीन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोवैक्सीन बहुत अच्छी है, कोविशील्ड बहुत अच्छी है, 5-6 महीना है अभी अपने पास। अगर हमको उसका भी फॉर्मूला बदलना है अक्टूबर तक, तो वो बदलना चाहिए। तो मैं वैद्यकीय मशवरा नहीं दे रहा हूँ, दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ कि आपको क्या बूस्टर ले, तो अभी सीधा सीधा बात करते हैं, क्या बूस्टर लेना है या नहीं लेना है, बच्चों को वैक्सीन देना है या नहीं देना है। जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था और जिन्होंने टीके लिए हैं, जिन्होंने 2 टीके लिए हैं, उनका ओमिक्रॉन के खिलाफ अस्पताल जाने का चांस 60% से कम था। 3 टीके लिए हैं, उनका 81% से कम था। 2 टीके लिए हैं और डेल्टा या ओमिक्रॉन या दोनों हुए थे, उनका अस्पताल जाने का चांस लगभग 95% कम है। तो अस्पताल जाने का चांस 1 या 2% ही है। फिर भी कुछ लोग अस्पताल जा सकते हैं, और कुछ लोग जो कमज़ोर है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खुद को पता नहीं और हमें पता नहीं वो कमज़ोर है, और वो लोग अचानक अस्पताल जा सकते हैं, या दुर्भाग्यता से उनकी मौत भी हो सकती है। तो अभी कुछ आंकड़े बढ़े तो मौत के भी आंकड़े बढ़ेंगे, वो लेके आएंगे। अभी मौतें भी बढ़ रही है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मौत के आंकड़े कहे थे भारत के कितने हैं, तो भारत ने जो डेटा दिया था हर साल कितने आदमी मरते हैं, वो देखा तो लगभग 20,000 आदमी रोज़ मर सकते हैं। तो अगर इन्फेक्टिविटी रेट इतना हो गया और ये इतना फैल गया, जो 20,000 लोग वैसे ही मरने वाले थे, क्या ये मुमकिन है कि उनमें से कुछ लोग ओमिक्रॉन के साथ मरेंगे, ओमिक्रॉन की वजह से नहीं? तो अगर डेथ के आंकड़े भी थोड़े आए तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़े लोग हैं, 8 भी अगर मौतें होती हैं तो 8 मौतें ज़्यादा है। उनको कैसे रोक सकते हैं? कितनी बार बात कर चुके हैं, आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी तंग होता हूँ, आप भी तंग होते हैं। ये जो पैक्सलोविड है, ये बेबेटेलेविमैब है और एविशील्ड है। बेबेटेलेविमैब अभी शायद थोड़ा कम चल रहा है ओमिक्रॉन 4 और 5 के खिलाफ, और 2-3 महीने में ऐसा हो जाएगा कि वो चलेगा ही नहीं, लेकिन अभी भी चलता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो वो लेके आओ। ये जो निर्बंध है ना,
ये मास्क अभी केसेस बढ़े हैं इसलिए अभी क्या सब जगह पे मास्क वापस आए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक डॉक्टर के लिए मास्क के खिलाफ बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं मास्क के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, जिसको पहनना है पहनो, मैं कह रहा हूँ उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टडी दिखाओ। मेरा डर क्या है कि अभी मास्क वापस लाए, फिर निर्बंध लाए। जो 1947 से भारत का सपना क्या है कि गरीबी हटाएंगे। अगर ये करके निर्बंध लाए और वापस ऐसा लॉकडाउन जैसा कर दिया ना, तो वो सपना पूरा हो जाएगा। जब गरीबी नहीं बचेंगे तो गरीबी हट ही जाएगी ना, कहाँ रहेगी गरीबी? गरीबी सब लोग मर गए तो अभी कुछ निर्बंध वगैरह लाना नहीं है। जैसी लाइफ है वैसे चालू रखो, पूरी तरह से चालू रखो, कुछ बंद मत करो। थोड़े बहुत लोग जो अस्पताल जा रहे हैं उनको रोक सकते हैं। दोस्त की हैसियत से कह रहे हो, बूस्टर ले लो, बच्चों का टीका दे दो, ये दवाई लाने की कोशिश करो। कोविशील्ड कोवैक्सीन का डोज एडजस्ट करके देखो अक्टूबर में और एक बूस्टर लेना है क्या या नहीं लेना है, और बाकी जैसा है वैसा चालू रखो। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, एक जरा और सब्र सह ले, तड़प ले, रो ले। जुल्म की छाँव में दम लेने पर मजबूर है हम, अपने अजदाद की मीरा से माजूर है हम। फ़िक्र महबूस है, गुफ्तार पर ताजीरें है, जिस्म पर कैद है, जुबा पर जंजीरें है। पर अपनी ये हिम्मत कि हम फिर भी जिए जाते हैं। ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कवा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैवन लगे जाते हैं। लेकिन इस दर्द की मियाद के दिन अब थोड़े हैं, एक जरा अब सब्र और फरियाद के दिन अब थोड़े हैं। अरसाए दहर की झूलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर हमेशा तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की दर्द, चांदनी रातों का दहकता हुआ दर्द, जिस्म की बेसूद पुकार, दिल की बेसूद तड़प। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। डॉक्टर रवि गोडसे।